गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 13 के जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, यूज होने वाले हैं, उन सारे फार्मूलों का आज हम लोग इस क्लास में केवल और केवल फार्मूलों का ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको आकृति के माध्यम से भी सारे के सारे फार्मूले लिखेंगे और समझाएंगे कैसे हम लोग उन फार्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चनों में। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपकी इम्पॉर्टेंट क्लास दिसंबर के शुरुआत से शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और आपको फुल रिवीजन भी साथ में मिलेगा, जिससे आपके बेहतर से बेहतर यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक ला सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दो आकृतियां आपको दिख रही हैं, एक का नाम घन है और दूसरे का नाम घनाभ है। अब इन दोनों आकृतियों को देखकर ही आप लोग बता सकते हैं कि इन दोनों आकृतियों में अंतर क्या है। अंतर ये है कि घनाभ की चारों भुजाएं या प्रत्येक भुजा कह सकते हैं कि प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चार भुजा नहीं, यहाँ पर कई भुजाएं होती हैं, 12 कोने होते हैं। ठीक है, और 12 भुजाएं भी होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, पहली ये कंडीशन है। दूसरा, हम यहाँ पर घनाभ के बारे में भी जानते जाएंगे। ठीक है, दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर घनाभ की क्या पहचान है। घनाभ की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पहला नंबर। यहां पर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पहला नंबर क्या है कि घन का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो घन का आयतन यहां पर लिखेंगे, घन का आयतन। अब घन के आयतन का फार्मूला होता क्या है, तो आपको यहां पर बता देते हैं कि घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा की घात क्यूब। ठीक है, अब आपको यहां पर अगर कोई भी भुजा दे दी जाए, मान लेते हैं इस भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, a है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a की पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है, देखिए आयतन हमेशा इकाई क्यूब में होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे घन का आयतन इकाई की पावर हो जाएगी क्यूब। आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप ये न लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, घन इकाई। क्या लिखेंगे? घन इकाई। घन का मतलब होता है 3 घात। ठीक है, ये मात्रक होगा आपका। उसके बाद दूसरा आ जाता है, दूसरा हो जाता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 6a²। अगर हमने भुजा a मानी है
तो 6a² होगा, कहने का मतलब 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि अगर आयतन है तो आयतन का जो भी मात्रक होगा वो क्यूब में होगा, बाकी क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई ये सभी एक इकाई में होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दूसरा फार्मूला। चलिए तीसरे फार्मूले पर आते हैं। तो तीसरा फार्मूला हो जाता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, अगर हमें विकर्ण ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला हो जाता है √3a, और इसका मात्रक केवल क्या होगा, इकाई होगा। ये आपका कंप्लीट। अब इसमें आ जाते हैं पहले नंबर में। तो पहले नंबर में यहां पर घन का आयतन है, यहां घनाभ का आयतन होगा, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन। अब घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है। अब यहां पर आपको ये पता चली कि घनाभ की प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखिए ये होती है लंबाई, इसे हम क्या कहेंगे, घनाभ की लंबाई कहेंगे। इसे हम लोग वृत्त यानी चौड़ाई कहेंगे, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ये घनाभ की क्या हो जाएगी, ऊंचाई। अब घनाभ कैसा होता है, आपने ईंट जरूर देखी है, ईंट एक घनाभ के आकार का है। माचिस आपने जरूर देखी है, माचिस आपके घनाभ के आकार का है। मतलब ऐसा कोई वस्तु जिसकी लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो, ऊंचाई अलग हो, आप समझ जाइए कि वो घनाभ है। ठीक है, और जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, जैसे आपने लूडो देखा होगा, ठीक है, उसमें जो पासा फेंका जाता है वो एक घन है। ठीक है, वो एक घन है। तो देखिए घनाभ का आयतन का फार्मूला सिंपल सा है, हमें क्या करना है, तीनों की तीनों भुजाओं का आपस में गुणा कर देना है, यानी LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, घन इकाई, घन इकाई। ये हो जाएगा आयतन का मात्रक। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा नंबर क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ये होता है। इसका मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। चलिए तीसरे फार्मूले पर हम लोग आ जाते हैं। तो इसका तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, विकर्ण, घन का विकर्ण, यह घनाभ का विकर्ण। तो लिखेंगे घनाभ का विकर्ण। अब इसका फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, क्या कर देना है, √L² प्लस H², या हम यहाँ पर पहले लिख सकते हैं B² यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर प्लस H², ये हो जाता है घनाभ का विकर्ण। ठीक है, और लास्ट यहाँ पर आ जाएगा चौथा नंबर, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या हो जाता है फार्मूला, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई इसका मात्रक होगा। ठीक है, तो देखिए आपके घन और घनाभ
कि सारे फार्मूले जितने भी प्रश्नावली में यूज होने वाले हैं, इन फार्मूले के अलावा और आपको अलग से कोई भी फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने फार्मूले आपको घन और घनाभ से संबंधित पर्याप्त है। अगले हम आकृति की ओर बढ़ेंगे, जो है बेलन और खोखला बेलन। चलिए देखते हैं। आइए अब बेलन और खोखले बेलन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो आकृतियां बनाई गई हैं, एक ये बेलन है और दूसरा खोखला बेलन है। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक इसकी क्या होती है, ऊंचाई। खोखले बेलन की ऊंचाई हमने किससे प्रदत्त किया, h से प्रदत्त किया। और ये आपका पूरा क्या हो जाता है, ये हो जाता है व्यास। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्यास बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद व्यास का आधा इतना हो जाता है क्या, त्रिज्या। ये हो जाती है व्यास की वो बेलन की त्रिज्या। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर फार्मूले लिखेंगे। तो पहला फार्मूला हमारा बिल्कुल सिंपल सा हो जाता है। पहला, बेलन का वक्र पृष्ठ या बेलन का हम आयतन लिख सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो केवल और केवल ये वाला जो एरिया है, केवल इस एरिया को हम लोग काउंट करते हैं, इस नीचे वाले एरिया को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको क्या करते हैं, एक बेलनाकार डिब्बे के आधार पर लेकर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि ये आपको क्या दिख रहा है, एक डिब्बा, ये बेलनाकार डिब्बा है। ठीक है, और अगर इसमें कहा गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब केवल हमें इस चारों तरफ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है केवल उसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका फार्मूला क्या हो जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है 2πr/h। इसका मात्रक क्या हो जाता है, मात्रक होता है वर्ग इकाई। ठीक है, और उसके बाद दूसरे की बारी आती है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला देखिए हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आप इस डिब्बे में समझिए। ये आपको बेलनाकार डिब्बा दिख रहा है। ठीक है, और इसमें ये हो जाती है आपकी ऊंचाई, इसकी आधी ये हो जाएगा व्यास, इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या। और यहाँ पर संपूर्ण में इसका ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया भी काउंट होगा। कहने का मतलब अब आप देखिए क्या काउंट होगा, क्या काउंट हो रहा, वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। इधर भी आपको वृत्त ही दिखाई देगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला क्या बनेगा, आप इसे अच्छे से समझिए। ठीक है, तो देखिए बेलन के वक्रपृष्ठ में आपको चारों तरफ का क्षेत्रफल तो काउंट करना ही होगा, यानी कि 2πr/h प्लस बेलन के अभी आपको हमने डिब्बा दिखाया, उसके नीचे का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल कैसा, एक वृत्त के आकार का है। और आपको कितने वृत्त काउंट करने होंगे, 2 वृत्त, यानी कि πr² प्लस πr², क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं भी सेम होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 2πr/h प्लस ये कितने हो जाएंगे, 2πr²। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2πr कॉमन कर लेंगे। तो 2πr कॉमन करेंगे, क्या बच जाएगा, h, और यहां पर क्या बच जाएगा, r, वर्ग इकाई। ठीक है,
तो ये आपका फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरा लास्ट बचता है आयतन। किसका? बेलन का आयतन। आसान है, देखते हैं। लिखेंगे बेलन का आयतन। अब आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा? आयतन का फार्मूला सिंपल सा होता है पाई आर स्क्वायर एच। और हमने आपको बताया आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है घन इकाई। घन इकाई ये आपका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब खोखले बेलन की तरफ चलते हैं। देखिए, खोखले बेलन में आपको दो त्रिज्या दी जाएंगी। दो त्रिज्या कौन कौन सी? एक तो ये आपका पूरा व्यास हो जाएगा, तो आधा इतना हो जाएगा आपका आधी त्रिज्या, यानी हम कैपिटल आर मान सकते हैं। वो क्या? छोटी त्रिज्या थी, स्मॉल आर मान सकते हैं। और यहाँ अंदर से लगाकर बाहर तक की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर मानेंगे। ठीक है, और ऊंचाई आपकी सेम होगी, ऊंचाई आपकी सेम रहेगी। तो यहां से क्या फार्मूले बनते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला फार्मूला, तो पहला फार्मूला देखिए, सेम टू सेम जो बेलन के बने वही खोखले बेलन के होंगे, बस थोड़ी सी चेंजिंग रहेगी। ठीक है, तो लिखते हैं बेलन कैसा? खोखले बेलन का। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल सा, जैसा यहां पर लिखा है सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग क्या रहेगी? 2 पाई आर सेम रहेगा, बस इस स्मॉल आर की जगह पर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू में एच। मात्रक सेम होगा, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। ठीक है, आप इसे याद करके इस वाले फार्मूले को सारे फार्मूलों को आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे में आते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर होगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 पाई आर की जगह पर आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर रहेगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर सेम टू सेम ऐसा होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या रहेगा? एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे लास्ट देखते हैं। लास्ट कौन सा है? बेलन का आयतन, यानी यहां पर खोखले बेलन का आयतन होगा। तो लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन सिंपल सा होगा, आपको पता है कि बीच में ये खोखला है। ये क्या है? खोखला वाला भाग। अगर इस बड़े वाले बेलन के आयतन से इस खोखले वाले बेलन को हटा देंगे तो हमें केवल ये आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है? सिंपल सा इसी के जैसा, यानी कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा। इसका जो मात्रक होगा वर्ग इकाई होगा, इसका हो जाएगा घन इकाई। ठीक है, ये आपके तीन इसमें फार्मूले निकल के आए। तो आशा करते हैं कि ये आपको बेलन और खोखले बेलन के जो भी फार्मूले हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में
आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगले फार्मूलों की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग गोला और अर्धगोला के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए गोला, ये गोला बना है। गोला यहाँ पर आपको दिख रहा वृत्त, लेकिन आपको एक गेंद मानकर चलना है। ठीक है, गोले का मतलब एक क्या है, गेंद। और यहाँ पर अर्धगोला आपको दिख रहा है। तो देखिए गोले में केवल एक ही बात होती है, वो होती है त्रिज्या। ठीक है, इसकी त्रिज्या हम लोग क्या मान लेते हैं, इसकी हम लोग त्रिज्या मान लेंगे r। ठीक है, कोई भी हम त्रिज्या मान सकते हैं, मान लेते हैं स्मॉल r है। यहाँ में व्यास भी होता है, व्यास का आधा कर देंगे, त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो गोले में पहला फार्मूला हो जाता है गोले का वक्र पृष्ठ। तो लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला है, हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है वर्ग इकाई। ठीक है, तो अब अगला फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो अगला फार्मूला वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। दूसरा हो जाता है गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है वो हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका जो मात्रक होगा वो होगा घन इकाई। क्या हो जाएगा, घन इकाई। ठीक है, और यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग और ऐड कर लीजिए। कौन सा, खोखले गोले का आयतन। खोखले हो जाएगा खोखले गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब मान लीजिए ये जो गोला बना हुआ है ये कैसा है, ये खोखला गोला। ये हमने क्या बना दिया, एक इसके ऊपर से दूसरा गोला बना दिया, जिससे ये क्या हो गया, खोखला। और इसकी त्रिज्या हमने क्या मानी, कैपिटल R। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, हम इस बड़े वाले गोले से इस छोटे वाले गोले को निकाल लेंगे तो हमें खोखले गोले का आयतन पता चल जाएगा। इसका मतलब इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब से छोटे वाले गोले के आयतन को घटाना पड़ेगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन है, 4/3 पाई ये हो जाएगा कैपिटल R का क्यूब और स्मॉल r का क्यूब। ये हो जाएगा आपका खोखले गोले का आयतन का फार्मूला। इसका भी मात्रक होगा घन इकाई। ठीक है, बस उसके बाद अब आ जाते हैं अर्धगोले में। अर्धगोले में ये हो जाती इसकी आधी त्रिज्या। ये क्या हो जाएगी, आधी त्रिज्या हो जाएगी। तो देखिए एक बात और समझ लीजिए, गोले में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता। ठीक है, जो होता है यही होता है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं वक्र पृष्ठ, इसी को हम लोग बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए अर्धगोले में आते हैं। तो अर्धगोले का पहला फार्मूला सेम यही रहेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फार्मूला सेम टू सेम इसके आधे आधे हो जाएंगे। आधे आधे मतलब 4 है तो हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। मात्रक सेम रहेगा, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं।
क्या कहा गया है, गोले का आयतन, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन। और इसका जो फार्मूला होगा, देखिए यहाँ पर 4/3 है तो लिख जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका मात्रक होगा घन इकाई, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग आ जाते हैं। तीसरे नंबर में होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्यों? क्योंकि ये आधे का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और ऊपर जो कटा हुआ भाग गोले के आकार का होता है वो एक वृत्त के आधार पर वृत्त का क्षेत्रफल बन जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आधे का तो हो जाएगा, देखिए 4πr² है तो हो जाएगा 2πr² प्लस ऊपर जैसे आप मान लो गोले का, मान लो एक गेंद है, गेंद का जो बीच से काट देंगे तो आधा तो हो जाएगा, ऊपर का जो एरिया होगा वो भी गिर जाएगा, यानी एक प्रकार का वृत्त बन जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो देखिए 2 ये और 1 ये कितना हो गया, 3πr²। इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है। तो देखिए आपका गोला और अर्धगोला, इसके फार्मूले सारे हमने आपको करवा दिया, ठीक है। अब चले हम आगे शंकु और छिन्नक में, ठीक है। तो चलिए हम शंकु और छिन्नक के फार्मूलों को जानेंगे। आइए अब हम लोग शंकु और छिन्नक के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए शंकु ये है, छिन्नक क्या होता है, शंकु के अगर आधे भाग से काट दिया जाए तो वही हमारा क्या बन जाता है, छिन्नक बन जाता है, ठीक है। तो देखिए शंकु में मिलता क्या क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L, और इस सीधी ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, H यानी कि ऊंचाई, ठीक है। और इस आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कौन कौन से फार्मूले जो होते हैं। पहला नंबर है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बिल्कुल सिंपल सा इसका फार्मूला है, क्या है, πr/L, πr/L वर्ग इकाई, ये हो जाता है इसका फार्मूला, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आ जाता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाता है, ये जो शंकु है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल ही लेते हैं, साथ में इसके जो आधार जो नीचे वाला जो क्षेत्रफल है यानी कि वृत्त, एक प्रकार क्या बना होता है, वृत्त, तो उसका क्षेत्रफल भी हमें निकालना होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाता है, πr/L प्लस πr², ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, πr और πr कॉमन करके πr, ठीक है, एक मिनट, πr कॉमन करेंगे, क्या बच जाएगा, L बच जाएगा और यहाँ पर एक r बच जाता है। ये हो जाता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा आ जाता है शंकु का आयतन। क्या हो जाता है, शंकु का आयतन। इसका सिंपल सा फार्मूला है, आपको अगर बेलन के आयतन का फार्मूला याद है तो शंकु के आयतन का फार्मूला आराम से याद हो जाता है। केवल आपको क्या कर देना है, बेलन का आयतन होता है πr² H
शंकु वाले में क्या कर देना है, 1/3 और लगा देना है बस। और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो होगा घन इकाई। क्या हो जाता है, घन इकाई, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लास्ट फार्मूला हम लोग और देख लेते हैं। वो होता है शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई का फार्मूला। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से हम इन तीनों के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर h और r हमें ज्ञात है तो l निकाल लेंगे, l h ज्ञात है तो r निकाल लेंगे, l और h ज्ञात है तो r निकाल लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब हम तीनों के तीनों निकाल सकते हैं। चलिए अब छिन्नक में आते हैं। तो छिन्नक में मिलने वाली हैं आपको दो त्रिज्याएं, एक त्रिज्या ये ऊपर वाली, दूसरी त्रिज्या ये नीचे वाली। इसे हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे। किससे, स्मॉल r से। और इस वाली त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ऊपर वाली जो त्रिज्या होगी उसे हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे, नीचे वाले को कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर सेम टू सेम होगा शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला सिंपल सा ऐसे ही होगा, बस हमें क्या कर देना है, पाई स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एल, इतना कर देना है। बाकी पूरा सेम टू सेम है और उसका मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए दूसरे पर आते हैं। तो दूसरा इसका जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शंकु का, शंकु नहीं यहाँ पर छिन्नक है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे छिन्नक, छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब लिखेंगे छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका फार्मूला क्या हो जाता, देखिए यहां पर आपको संपूर्ण पृष्ठीय दिख रहा है। ठीक है, क्या है, पाई r l प्लस r। ठीक है, लेकिन इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है देखिए पाई r कैपिटल R, यहां पर क्या हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एल। यानी कि इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है, और प्लस इसके ऊपर भी एक छोटा सा वृत्त बना होगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल, और नीचे एक बड़ा सा वृत्त बना होगा, उसका भी क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे और कैसा बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है। तो नीचे वाले का हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ऊपर वाले का हो जाएगा क्षेत्रफल पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये हो जाएगा छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कहने का मतलब है कि वक्र पृष्ठ यानी छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस नीचे आधार का क्षेत्रफल और ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल। अब अगला देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा हो जाएगा शंकु और छिन्नक का आयतन। तो लिखेंगे छिन्नक का आयतन बराबर, इसका भी सेम टू सेम फार्मूला जैसा यहाँ पर है वैसे का वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। 1/3 पाई, देखिए यहाँ पर क्या है, r स्क्वायर है, मतलब स्मॉल में r स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, और इंटू में क्या है h है, तो यहाँ पर आ जाएगा h। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए आयतन है तो इसका मात्रक होगा घन इकाई, घन इकाई। ठीक है, लास्ट एक और अब बचता है, वो कौन सा है, वो है
छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का। और तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला इसका हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर, एक मिनट, हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 2 आर दिए गए हैं तो कैपिटल आर में से क्या कर देंगे, माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा छिन्नक का क्या ज्ञात करने का फार्मूला, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फार्मूला। ठीक है, तो जितने हमने आपको फार्मूले 1 से लगाकर 8 तक बताए हैं वो सारे फार्मूलों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आए हैं तो इन्हें आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। आपकी ये पूरी प्रश्नावली 13 समाप्त होते होते ये आपको पूरी तरह से क्वेश्चन लगाते लगाते रट जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।